आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव। ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव क्या होता है, इसे हम समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं कि एक गाना है, जिस मूड का, जिस सेंसेस का, मतलब अगर वो सैड गाना है तो उसका बैकग्राउंड देखिए, आप उसे को रिलेट करता है। अगर वो कुछ एनर्जी से भरा हुआ गाना है तो उसका बैकग्राउंड जो देखिए आप, उसमें जो एक्टिविटी है वो को रिलेट करती हैं उससे, तो देखने में सुनने में उसे अच्छा लगता है। आप सपोज कीजिए एक बार कि क्या कि गाना है चल छैया छैया, और उस छैया छैया गाने वाले गाने पर आपको जो सीन दिखाया जा रहा है वो एक ऐसे उदास व्यक्ति का दिखाया जा रहा है। वो ऐसे मुंह करके यूं, और धीरे धीरे वो चल रहा है और गाना है कि चल छैया छैया, और वो जो व्यक्ति है बेचारा उदास, बिल्कुल उसमें कोई एनर्जी भी नहीं है और बेचारा चल रहा है। तो फिर क्या होगा, ये गाना पसंद किया जाएगा, देखा जाएगा, ये गाना बहुत ज्यादा ऐसे फेमस हो जाएगा ये गाना? ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो ये गाना है और इसके साइड में जो चित्र चल रहे हैं, है ना, बैकग्राउंड है इसका, जो इसमें दिखाया जा रहा है इस गाने के थ्रू, उन दोनों के बीच कोई भी को वो उन दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है। वो फीलिंग्स के बीच जो गाने में है, उस सीन के बीच जो दिखाया जा रहा है, कोई रिलेशन नहीं है। वहां पर इस गाने में कोई भी क्या नहीं होगी, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव नहीं होगा। यहाँ कोई ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव नहीं होगा। दैट्स वाई ये फिल्म, ये गाना, ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, फ्लॉप हो जाएगा, लोग इसे पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, तो वही यहाँ से समझिए इसी बात से कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव क्या होती है, किसने ये टर्म जो है कॉइन किया, कौन यहाँ पर किसकी बात करता है, कौन से ऐसा प्ले है जो कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से सक्सेस रहा है, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से जो फेलियर रहा है, और एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव की बात कर रहे हैं, तो बात करेंगे कि किसने इसको कॉइन किया। तो अमेरिकन पेंटर है और पोइट है वॉशिंगटन एलिस्टन। वॉशिंगटन एलिस्टन 1779 से 1843 ये इनका टाइम पीरियड रहा है। तो वॉशिंगटन एलिस्टन ने ये ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, ये जो टर्म था, इसको कॉइन किया गया था, मगर इसको इंट्रोड्यूस किया गया किसके द्वारा, टी एस इलियट के द्वारा, और अपने ऐसे में, और उनके ऐसे का नाम है क्या, हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स। हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स। तो इसमें इन्होंने इस बात को, ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव को क्या किया है, बताने का ट्राई किया है कि ये जो प्ले है ना, जो जिस तरह का दर्शाया जाता है, जो दिखाया जाता है, वो कहीं ना कहीं उसमें क्या है, रिलेशन नहीं है। जैसा कि नाम है, जो ऑब्जेक्ट होंगे, जो ऑब्जेक्ट हमें दिखाया जाता है, देखो ऑब्जेक्ट क्या होता है और सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट होता है स्वयं से जुड़ा हुआ, है ना, और जबकि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट स्वयं से जुड़ा हुआ नहीं होता। ऑब्जेक्ट कोई कुछ चीजें होती हैं, है ना। जबकि सब्जेक्टिव अगर हम होंगे तो हम अपने इमोशंस की बात करेंगे। अगर कोई पोइट जो है दुखी है ना, तो और वो क्या कर रहा है, उस दुख को उस अपने वर्क में व्यक्त करने का टाइम वर्क कर रहा है, तो वो क्या होगा, वो उसका सब्जेक्टिव वर्क कहा जाएगा, वो उसका सब्जेक्टिव वर्क कहा जाएगा। जबकि हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो जो चीज प्रेजेंट है उसे को रिलेट करके जो इमोशंस और फीलिंग्स वो एराउज करना चाहता है, दिखाना चाहता है, बताना चाहता है, रीडर तक पहुंचाना चाहता है, तो वो उनको को रिलेट करके उस फीलिंग को, उस इमोशन को वहां रीडर तक पहुंचाने का काम करेगा। तो वो ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव होगा, पर अपने मन की बात, अपनी फीलिंग को बताने का काम करेगा, तो वो सब्जेक्टिव भी हो सकता है। सब्जेक्टिव उससे जुड़ा हुआ, और ऑब्जेक्टिव उससे जुड़ा हुआ नहीं, उन सिचुएशंस से जुड़ा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे अपना जो वर्क है इनका ऐसे है, हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, वो 1919 में आता है, पब्लिश होता है। कहाँ पर, इन द सेकेंड वुड एसेज कलेक्शन, इसमें वो पब्लिश होता है। और यहाँ पर वो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव की बात करते हैं, और इसमें क्या करते हैं, द ओनली वे एक्सप्रेसिंग इमोशंस, कि सिर्फ वो तरीका जहां से इमोशन एक्सप्रेस किया जाता है,
इट इज अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट। वो क्या है, कुछ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना, जो हमें दिखाई देते हैं। हमें दिखाई देगा कोई सीन, कोई म्यूजिक, कोई बैकग्राउंड है ना, वहां पर किस तरह का सीन है, जो है ना वो ऑब्जेक्ट है। तो वो जो सेट ऑफ ऑब्जेक्ट है, सिचुएशन है और चेन ऑफ इवेंट है, कि एक इवेंट के बाद दूसरा कौन सा इवेंट देने वाले हैं, कि गेट अंधेरा है ना, सिचुएशन गेट बाहर अंदर को खोलने की आवाज आ रही है ना, अंधेरा है, गेट खुल रहा है, सुनसान है ना जगह है, और क्या कहते हैं फिर उसमें इस तरह का ड्रामा म्यूजिक भी चल रहा है। तो ये क्या होंगे क्या करेंगे, विच शैल बी द फॉर्मूला ऑफ दैट पर्टिकुलर इमोशन। तो ये सारी चीजें क्या करेंगी, एक फॉर्मूला है किसी पर्टिकुलर इमोशन का। तो अब आपको डर डर क्रिएट करना है अपने किसी वर्क से, आपको कौन सा इमोशन जो है वो रीडर में आपको क्रिएट करना है। सपोज आपको डर क्रिएट करना है, तो आपने डर के लिए क्या कर दिया कि कोई सुनसान जगह है, जंगल है ना, और उसमें कहीं से कुछ ऐसा कुछ दिखाई सा दे रहा है, कुछ आता हुआ, घबराता हुआ, और ऐसी आवाज आपने दे दी, तो बस अब क्या हो जाएगा, डर अपने आप ही क्रिएट होने लगेगा। अगर डर आपको क्रिएट नहीं करना, आपको इमेजनरी क्रिएट करनी है पोइट के माइंड में। तो कहीं पोइट के माइंड में कोई इमेजनरी आपको क्रिएट करनी है, तो फिर क्या करेंगे, आप बहुत सुंदर सुंदर चित्र, क्योंकि कभी भी कोई इमेज, कोई ऐसी बुरी सिचुएशन को इमेज क्यों करेगा, अच्छी सिचुएशन को ही करते हैं ना, अच्छी अच्छी इमेजरी दिखाएंगे। ठीक है, तो वहां पे जिस तरह का इमोशन आपको, खुशी वाला, दुख वाला, डर वाला, है ना, कौन सा आपको ट्राई मतलब अराउज करना है, उसी तरह का ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट्स आप बैकग्राउंड पर लगा देते हैं, है ना, एंड विच विल इवोक द सेम इमोशन फ्रॉम द रीडर। और फिर वो क्या करता है, उसी इमोशन को इवोक करने का काम करता है जो तुम चाहते हो। ठीक है, अब ये ही है ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव। अब इसी के आधार पर शेक्सपियर के दो वर्क हैं जिन्हें एक तो हेमलेट पर ये बात करते ही हैं, साथ साथ में कहते हैं कि ये जो प्ले है मैकबेथ, तो वो क्या है, वो सक्सेसफुल है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। ऑन द अदर हैंड हेमलेट जो वर्क है वो क्या है, वो एक फेलियर है। वो क्या है, एक फेलियर है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। जो राइटर जो है वो इमोशंस चाहे वो हेमलेट के प्रति हो, रीडर के अंदर अराउज जो पिटी फियर वो करना चाहता है, वो नहीं हो पाता। कहीं ना कहीं उसमें वो उसे फेलियर मानते हैं, है ना, कि जब वो उसको मारने के लिए जा रहा होता है, तो मगर वो उसे मारता नहीं है। उसमें कहीं ना कहीं जो हेमलेट है वो क्या है, फेलियर है इस मामले में। जबकि मैकबेथ में बहुत सारे सीन ऐसे हैं जिन्हें जो रीडर है ना, वो क्या करते हैं, वहां पर पहले से सेंस करने का काम कर लेते हैं, और उनके अंदर कोई डर, क्योंकि जब वो मर्डर होता है डंकन का, तो फिर वहां से कुछ लोग आ रहे होते हैं, वो सीक्रेट रखना है मर्डर, मगर वो अब ऑडियंस के अंदर भी डर है कि किसी को पता चल जाएगा, है ना। तो इस तरह का इमोशंस मैकबेथ में तो वो सक्सेस रहे अराउज करने के लिए, पर हेमलेट में कहीं ना कहीं गलती हो जाती है, इस तरह का इमोशन वो अराउज नहीं कर पाते। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें आउटर को रिलेटिव फ्रॉम इनर फीलिंग, तो बाहर के जो दृश्य हैं, परिदृश्य हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका रिलेशन होता है अंदर की फीलिंग से, वही कहा जाता है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। तो इसके लिए हमें याद रखना है कि कॉइन किसने किया है, तो वॉशिंगटन एलिस्टन ने इसको कॉइन किया है, पर इसको इंट्रोड्यूस किया है टीएस इलियट ने अपने ऐसे हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, जो कि पब्लिश होता है 1919 में, और सेकंड वुड ऐसे कलेक्शन में ये पब्लिश होता है। और ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव का मतलब ये है कि जो फीलिंग ऑब्जेक्ट्स दे सकें, जो चाहता है रीडर उनको प्रदान करना, वो वहां तक पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते, उसके बेसिस पर हम किसी को ऑब्जेक्टिव फेलियर और ऑब्जेक्टिव सक्सेसफुल प्ले बता सकते हैं। सो दिस इज
ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव होप करती हूँ समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। सब्सक्राइब शेयर करके लाइक करके मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।